भूतिया बालकनी। हल्द्वानी उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बसा हुआ एक शहर है। दामिनी और शेखर उस शहर में नए नए आए थे। उन्होंने किराए का एक घर लिया था। उस घर की बालकनी इतनी खूबसूरत थी कि दामिनी उसको देखते ही वही घर लेने को तैयार हो गई थी। शेखर की सरकारी नौकरी थी। वो सुबह 9 बजे चला जाता था और दामिनी घर के काम निपटाकर बालकनी में बैठकर धूप का आनंद लेती। शाम होने तक वहीं बैठकर सब्जी काटती, क्रोशिये का काम करती रहती। अभी उनको उस घर में आए 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक रात किसी के जोर जोर से रोने की आवाज से उन दोनों की नींद खुल गई। दोनों उठकर बाहर गए तो देखा बालकनी में कोई सफेद साड़ी में बैठा रो रहा है। शेखर बालकनी का दरवाजा खोलने ही वाला था कि दामिनी ने उसे रोक लिया। वो बोली, रुको, देखो उसका रोना बंद हो गया है। दोनों चुपचाप कमरे में आ गए। फिर रोने की आवाज तेज हो गई। दोनों ने पूरी रात बैठे बैठे ही काट दी। सुबह उठकर जब बालकनी खोली तो देखा वहां एक पेपर पड़ा था। खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, तुम लोग चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर इस घर में किसी को रहने नहीं दूंगी। दोनों बहुत डर गए थे। तुरंत मकान मालिक रघवेंद्र सिंह को फोन किया, पर उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। वो दोनों बगल वाले घर में गए तो देखा वहां ताला लगा था। शेखर ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। रघुवेंद्र सिंह और बाकी लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूं। कोई बात होगी तो बताना, और अगर वो फिर दिखा तो ताला बंद करके नीचे आ जाना। मैं आ जाऊंगा। उसके रहते रहते ही दामिनी ने खाना बना लिया। उसके जाने के बाद तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो घर में रहे। वो भी जल्दी जल्दी नीचे जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी शेखर ने बालकनी का पर्दा हटाकर दरवाजा खोल दिया और चिल्लाया, दामिनी जल्दी आओ। दामिनी आई तो देखा पूरी बालकनी धूल और मिट्टी से भरी थी और ऐसा लग रहा था कि कोई वहां लेटा था और अभी अभी उठकर गया है। दोनों ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। शेखर ने कहा, मैं तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जा सकता। चलो आज छुट्टी ले लेता हूं। हम चलकर बाहर फिल्म देखेंगे, फिर खाना खाएंगे और रात को वापस आएंगे। तब तक शायद रघुवेंद्र सिंह से भी बात हो जाए। दामिनी तैयार होकर निकलने ही वाला था कि कोई बालकनी का दरवाजा बाहर से जोर जोर से भड़बड़ाने लगा। हवा से बज रहा होगा, छोड़ दो, चलो जल्दी करो। ताला बंद करके वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो नीचे की सीढ़ी पर कोई बैठा हुआ था। उनके कदमों की आहट सुनकर जब वो पलटी तो दोनों के होश ही उड़ गए। वो एक भयानक चुड़ैल थी। उसके बड़े बड़े दांत, भयानक आंखें, लंबी सी नाक और सबसे डरावनी उसकी हंसी थी। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगी। दामिनी ने जल्दी से ताला खोलकर शेखर को भीतर की तरफ खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। शेखर ने हांफते हुए कहा, एक बात तो समझ में आ रही है कि ये घर अभिशप्त है और वो चुड़ैल बाहर ही रही है, घर में नहीं आ रही है। दामिनी ने हामी भरी, लेकिन डर से वो पूरी तरह से कांप रही थी। दामिनी ने कहा, शेखर, हम जल्दी से जल्दी घर बदल लेते हैं। आज ही किसी से बात करो। उसी समय रविंद्र सिंह का फोन आ गया। शेखर ने उनसे सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उसी घर की बालकनी से एक लड़की कूद कर मर गई थी, लेकिन मैंने तो पूजा पाठ भी करवा दिया था। शेखर ने कहा,
आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस घर में नहीं रह सकता। आप मेरे एडवांस पैसे वापस कर दीजिए। रघुवेंद्र सिंह ने कहा। मैं कल आता हूं आपके पास। वे दोनों घर में ही सारे दिन बंद रहे। शाम होते ही फिर खलबली मच गई। वही रोने की आवाज आने लगी। दरवाजे पर खटखट की आवाज आनी शुरू हो गई। दोनों रात भर डरते रहे पर बालकनी नहीं खोली। दूसरे दिन सुबह सुबह ही रघुवेंद्र सिंह अपनी पत्नी रूपा के साथ आ गए। उन्होंने कहा, जरा दिखाइए क्या है बालकनी में। जब बालकनी का दरवाजा खोला तो वहां वही साड़ी वाली चुड़ैल बैठी थी। रूपा को देखकर ही उस पर झपटी। सब लोग पीछे हट गए और अंदर आकर बालकनी का दरवाजा बंद कर दिए। रूपा कुछ देर तक डरी हुई बैठी रही, फिर अचानक से उठी और अपनी सारे बाल बिखराकर रघुवेंद्र सिंह की तरफ घूमी और भारी आवाज में बोली, तेरी बीवी ने ही मुझे मजबूर किया था कि मैं अपनी जान दे दूं। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है तुम ऐसे ही नहीं जाओगी। उन्होंने अपने जेब से एक डिब्बिया निकाली और उसमें से एक चुटकी भभूत निकालकर रूपा के ऊपर डाल दी। उन्होंने पूरी बालकनी और घर के दरवाजे तथा सीढ़ियों पर वही भस्म छिड़क दी थी। तभी सबने देखा कि रूपा छटपटाने लगी। फिर वो गिर पड़ी और उसी समय उसके शरीर से एक आकृति निकलकर बालकनी की तरफ भागी। वो चुड़ैल तिलमिला उठी। तभी जिस जगह पर वो चुड़ैल खड़ी थी वहां धुआं उठा और रूपा भी उठकर गई और सामान्य रूप से चलकर सोफे पर बैठ गई। शेखर और दामिनी आश्चर्य में थे। शेखर ने पूछा, ये सब क्या था? रघुवेंद्र ने बताया कि जिस समय हम इस घर में रहते थे 10 दिन पहले ही एक लड़की को काम पर रखा था। एक दिन रूपा ने देखा कि वो अलमारी में से सारे पैसे और गहने निकालकर अपने बैग में भर रही थी। तभी रूपा ने उसको धमकाया कि अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तब तक उसने बालकनी से छलांग लगा दी। पुलिस तो हमें ही गिरफ्तार किया, पर बाद में पता चला कि वो किसी गिरोह की लड़की थी जिनका काम ही यही था कि पहले लड़कियों को काम के बहाने घर में घुसा देना और बाद में लूटपाट और हत्या करके चलते बनना। इस लड़की के ऊपर 4 हत्या का आरोप था। तब हमें छोड़ दिया गया। शेखर ने कहा, और वो भभूत? रविंद्र ने कहा, जब आपने फोन किया तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं एक बाबा के पास गया था और उनसे ही भभूत लेकर आया था। अब आप लोग आराम से रहिए, अब वो कभी नहीं आएगी। पीपल वाली चुड़ैल। जून की उमस भरी गर्मी थी। छुट्टियों में सभी बच्चे अक्सर अपने गांव चले जाते थे। समीर भी अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर आया था। इस साल उसने 10वीं की परीक्षा दी थी। वो जब भी नानी के घर जाता तो गांव में उसका दोस्त मनोज उसका इंतजार करता हुआ मिलता। मनोज का घर बिल्कुल बगल वाला था। दोपहर में दोनों का समय आम और जामुन के लदे बगीचे में ही गुजरता था। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। लग रहा था कि बारिश होने वाली है। दोपहर में समीर, मनोज और नंदू, जो उसके मामा का बेटा था, उनके साथ बगीचे में पहुंच गया। वे सब बगीचे में पहुंचे ही थे कि धूल भरी आंधी चलने लगी। बगीचे में पट पट आम गिरने लगे। कोई आम उठाने इधर दौड़ रहा था तो कोई उधर दौड़ रहा था। अचानक समीर को लगा कि मनोज बाग में नहीं है। समीर जोर से चिल्लाया, मनोज, तुम किधर हो? पर कोई जवाब नहीं आया। समीर ने दोबारा पुकारा, पर मनोज ने कोई आवाज नहीं दिया। समीर घबरा गया। फिर मन ही मन बोला, इतनी आंधी में हम घर भी कैसे जाएंगे? तभी नंदू भागते हुए आया और बोला, मनोज तो
कहीं नहीं है, मैंने हर तरफ देख लिया। दोनों किसी तरह से भागते हुए मनोज के घर पहुंचे तो देखा मनोज बुरी तरह से हाँफता हुआ बरामदे में ही बैठा था। समीर तो उसको देखते ही घबरा गया। उसने कहा, तुम बिना बताए क्यों आ गए? मैं तो रामदीन काका के साथ उनकी मोटरसाइकिल पे यहाँ आ गया। समीर के आ जाने से उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। तब उसने बताया कि पेड़ से एक आम गिरा, मैं उसको उठाने के लिए जैसे ही लपका, वो आम लुढ़कते हुए बगीचे से बहुत दूर चला गया और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं उसके पीछे पीछे ही भागता रहा। वो आम पीपल के पेड़ के पास ही रुका। मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि पीपल के नीचे कोई लड़की सफ़ेद साड़ी में अपने घुटनों में मुंह छुपाए बैठी रो रही थी और आम उसी के पैर के पास पड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही आम उठाया वो लड़की खड़ी हो गई। तब मैंने देखा कि वो एक चुड़ैल थी। उसके बड़े बड़े दांत और लंबे नाखून थे। उसकी आंखों से आग सी निकल रही थी। वो मेरी ओर लपकी और मैं चीख मारकर भागा। वो मेरे पीछे भाग रही थी। उसने मेरी गर्दन पकड़कर कहा, आम खाएगा? आम खाने का इतना शौक है तो अपने पिता से कहकर आम का बगीचा क्यों नहीं लगवा देता? मेरे बगीचे से आम तोड़ने आया था। तभी मैं अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसकी पकड़ से छूट गया। उसी समय उधर से रामदीन काका मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उन्होंने मुझे उठाया, मेरे कपड़े झाड़े पोंछे, फिर बोले, बबुआ इस पीपल के नीचे क्यों आए थे? मेरी तो डर के मारे हालत खराब थी। मैंने कहा, रामदीन काका मुझे घर ले चलिए। तब वही मुझे घर लेकर आए। अभी घर के अंदर बाबूजी को खबर देने गए हैं। समीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब रामदीन काका उसके बाबूजी के साथ आए तो उन्होंने बताया कि अगर वो समय पर नहीं आता तो मनोज का बचना मुश्किल था। वो सकते में आ गया और चुपचाप अपने घर चला गया। घर आया तो नानी ने उसको देखते ही पूछा कि तुम लोग कहाँ थे? तब उसने बताया कि वो तीनों बगीचे में गए थे और वहां मनोज के साथ जो भी हुआ था सब बताया। नानी हैरान थी कि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। कितनी बार बच्चे बगीचे में खेलने जाते थे। रात में समीर माँ के साथ ही सोया। उसे डर लग रहा था। दूसरे दिन जब वो मनोज के पास गया तो पता चला कि मनोज को तेज बुखार था और वो सोने में बड़बड़ा रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी इधर नहीं आऊंगा। दूसरे दिन समीर की नानी गांव के मंदिर वाले पुजारी जी के पास गई और उनको सारी बात बताई। तब उन्होंने सोच विचार करके पूछा कि आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु हुई थी क्या? नानी सोच में पड़ गई। फिर उन्हें अचानक याद आया कि एक बार वो 1 साल के लिए अपने मायके गई थी और जब लौट के आई तब पता चला कि उसी बीच उनकी ननंद आई थी। उनकी बेटी इसी बगीचे में आई थी और मनोज के पिता ने उसे वहां से डांट कर भगा दिया था क्योंकि वो आम की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने पूरा बगीचा ठीके पर ले लिया था। वो गुस्से में थी ही कि उसके ही नानी के बगीचे से दूसरा कोई उसे कैसे भगा सकता है। तभी बहुत तेज धूल भरी आंधी चली और अंधेरा छा गया। उसी समय उसके ऊपर एक पेड़ उखड़कर गिर गया। उसको काफी चोट आई थी। कुछ दिनों के बाद ही वो मर गई। तब पंडित जी ने कहा कि वही लड़की अब चुड़ैल बनकर पीपल के पेड़ पर रहती है
नानी चुपचाप चली आई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया। समीर की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वो वापस दिल्ली आ गया। उसके बहुत दिनों के बाद जब वो नौकरी करने लगा तब नानी के गांव गया। उस समय मनोज से मिला तो उसने बताया कि हम लोगों ने बहुत झाड़ फूंक करवाई, तब जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई। एक दिन उसने नानी से जिद करके पूछा कि नानी, वो चुड़ैल क्या अभी भी पीपल के पेड़ पर ही रहती है? उसकी नानी ने उसे वो सारी बातें बताई जो पंडित जी ने कही थी। समीर बोला, नानी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तब नानी ने कहा, तुम छोटे थे, डर जाते, अब समझदार हो गए हो, इसलिए बता रही हूँ। हमने इसके लिए बहुत पूजा पाठ करवाई, उसकी मुक्ति के लिए पाठ करवाया। तब से वो कभी नहीं दिखी। समीर के दिल से उस चुड़ैल का खौफ निकल गया था।